जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले वर्क एनर्जी पावर का पार्ट थर्ड। इसमें पावर अब मिसिंग है और पिछले दो वीडियो से मिसिंग है, तो आज हम लोग इसको लिख देते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ये चीज आज हम लोग पढ़ने वाले पावर। पिछले दो वीडियोस में हम लोग ने वर्क और एनर्जी पढ़ा है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले बार हम लोग ने एनर्जी में जो पढ़ा है, एनर्जी के जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस ऑन एनर्जी, जो मतलब मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे बनाने के लिए, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और एंड में हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एंड में नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। और एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स होगी जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बिना किसी देरी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीछे वाली वीडियो को देख लो, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि अगर आप कभी भी मार्केट में जाते हो तो आप पूछते हो कि मुझे आलू दीजिए, है ना। तो आलू का आप क्या पूछते हो, रेट पूछते हो, है ना। रेट मतलब कि 1 किलो के हिसाब से क्या आलू दे रहे हो, उसी हिसाब से अगर आपको पता करना होगा कि किलो के हिसाब से आप क्या आलू दे रहे हो, तो आपको 2 किलो लेना है तो उसका क्या प्राइस होगा, फिर 3 किलो लेना है तो उसका प्राइस क्या होगा, या आधा किलो लेना है तो उसका प्राइस क्या होगा। तो ये चीज समझ में आती है। लेकिन अगर यही चीज मैं बताऊं कि आपने जो एनर्जी खर्च किया उस आलू को लेके आने में घर पे ऐसे, तो उस एनर्जी का रेट क्या है कि आप और कितना आलू किलो उठा सकते हो, किस रेट से उठा सकते हो, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। तो पावर क्या होता है कि वो शक्ति, हमारे अंदर वो शक्ति कितनी है जिस शक्ति से हम लोग किसी काम को कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट ऑफ वर्क, है ना। रेट ऑफ वर्क है एनर्जी, ठीक। यहां पे मैं वर्क लिख दे रहा हूं। तो किसी काम को करने का जो रेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज इक्वल टू पावर। तो पावर के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो हमारे पास पावर के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क पर टाइम, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर आप पूछोगे कि भाई हम लोग आलू को तो किलो में नापते हैं, तो पावर को किस में नापेंगे, तो पावर को हम लोग नापते हैं हॉर्स पावर में। और हॉर्स पावर के बराबर क्या होता है, 746 वाट, ठीक है। या फिर किलोवाट में, तो किलोवाट में हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 वाट, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको एकदम ध्यान से समझ लो, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और पावर में इससे ज्यादा आपको कुछ समझ याद नहीं रखना। इस पे क्वेश्चंस हम लोग कुछ देर में करेंगे। फिलहाल आप इसका डायमेंशन जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी। डायमेंशन में हम लोग लिखते हैं, मास लिखते हैं, एल लिखते हैं और टी लिखते हैं। तो फोर्स का यहाँ पे इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, पावर का फॉर्मूला आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो टाइम तो टी में ही आएगा, तो टी का आप क्या लिखोगे, पावर 1 लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट का एल लिखोगे। और इसका जो होता है वो होता है M1 L1 T2 होता है माइनस टी। तो यहाँ पे M1 L1 माइनस L2 हो गया, T माइनस 3, ठीक है। ये इसका डायमेंशन होगा। 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे मास एक ही है, ठीक है। आया समझ। देखिए अब हम लोग इस पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कुछ ही देर में। हमें दो चीजें पढ़नी है, जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व कर रहे हैं। और जो फोर्स, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, लिख लोगे हेडिंग, पोटेंशियल
एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक, देखो आपने एक लिया एक स्प्रिंग है ना, एक इस तरह से आप फ्लोर बना दो और फ्लोर पे आप क्या लो, एक स्प्रिंग ले लो आराम से। एक इस पे एक ब्लॉक आपने रखा हुआ था, कुछ नीचे गया और एक सस्पेंडेड रहा, ऐसे रुक गया। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो कि इसमें जब जैसे आप इसको जबरदस्ती, एक खुराफाती बच्चा जाता है, हमारे पास खुराफाती एक बच्चा एक ही है मेरे टॉपिक में, तो देखो क्या है, खुराफाती बच्चा मेरे पास है झिंगुर। तो झिंगुर जाता है और झिंगुर क्या करता है, इसको इतना खींच देता है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता है। बोर्ड तो देखो मेरा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे वीडियो पूरी नहीं आ पाती, तो इसलिए मैंने इतनी रखी। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स लेंथ इसको खींच दिया, कितना लेंथ, एक्स लेंथ खींच दिया। तो क्या ये जो स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो बिल्कुल लगाएगा जी, लगाएगा ना। अब यहाँ फोर्स क्या लगने वाला है, इस वाले केस में इससे नीचे ग्रेविटी लग रही थी, ए वाले केस में नीचे ग्रेविटी लग रही थी, ऊपर फोर्स लग रहा था, तो दोनों के दोनों क्या थे, बराबर थे। तो फोर्स हम लोग ने कहा इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं खींच रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको जबरदस्ती पकड़ के नीचे खींचा इतना, तो ये ऊपर की तरफ खींचने लगा। जैसे ये ऊपर की तरफ खींचने लगा, तो ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि इसको ऊपर ले जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, के एक्स, जहां पे के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो इसको मैं, इसका डेरिवेशन एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को दे रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट जो हमारा क्या है, अब इन दोनों का एवरेज निकाल लो, इस F1 का और F2 का। तो F1 F2 का जो आप नेट एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, नेट कितना आएगा, आप निकालोगे F1 प्लस F2 बाय 2। तो यहाँ पे F1 क्या है हमारे पास, F1 तो 0 हो जाएगा ना, मतलब ऊपर और नीचे क्या होगा, बैलेंस होगा। तो कोई एक्सटर्नल F1 नहीं खींच रहा कोई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल एक F1 खींच रहा है जो इसके तनाव की वजह से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस के एक्स बाय 2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, के एक्स बाय 2 की वैल्यू। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करेंगे हम लोग, और के से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो, या फिर के ई भी आपने लिखा होगा जो मैंने पढ़ा है। यू से पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो इस पे फोर्स लग रहा है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो, सिंपली वही चीज, सेम चीज लिख रहे हैं, वोल्टन वाला है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स बाय 2 लगा, और यहाँ पे आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना हुआ, ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर, मतलब के एक्स बाय 2 1/2 का इंटू के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके पास फॉर्मूला आ गई, ये चीज आपको याद रखनी है, ये टर्म आपको कम से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यही भी चीज बता दे रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग ने पढ़ा है, उसमें हम लोग ने ये देखा है कि जो टोटल एनर्जी होता है हमारे पास, जो हमारे पास टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और वो मैंने आपको ऐसे समझाया था कि ऊपर से आपने किसी बॉल को इस पे छोड़ दिया, तो बॉल ऐसे जब नीचे आएगी इस पोजीशन पे रहेगी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ होगी, जैसे ही यहाँ पे जाएगी तो इसके पास क्या आ जाएगी, एच साइड पे चली जाएगी, तो फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ जाएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीजें मैंने बताई हुई, वो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन क्या, अब आपको समझना है कि रिलेशन बिटवीन किसके बीच में संबंध, राजा और रानी के बीच में नहीं बच्चा, रिलेशन बिटवीन किसका, तुम लोग को तो यही समझ में आता है ना। देख, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का क्या संबंध है, कैसा संबंध है और क्यों है ना। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन भाई एंड मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मोमेंटम है। अब बच्चे पूछने, भैया ये मोमेंटम तो आपने पढ़ाया नहीं वीडियो में, तो वीडियो में मैंने मोमेंटम इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये यहाँ पे तो टर्म नहीं है, ये मोशन में हम लोग को पढ़ना है, लॉज न्यूटन्स लॉ में पढ़ना है।
तो ये सब मोमेंटम का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ। पी इक्वल टू क्या होता है एम वी। यहां पे ये क्या बताते हैं पी इक्वल टू एम वी में कि हर बॉडी अपने एक इनर्शिया को मेंटेन करते रहना चाहता है, ठीक है। तो मतलब अगर वो मूव करेगी तो मूविंग में ही रहेगी, ठीक है। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है। लेकिन चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं, ठीक। तो इसी को आप लिखते हो मोमेंटम, इसी को क्या लिखते हो मोमेंटम। जैसे कि अगर आपने गोली खेली हुई, कंचे खेले बहुत बार, तो कभी कभी हम लोग कंचा मारते तो क्या होता है कि कभी कभी टकरा के इस कंचे को मारा, तो हो सकता है कि ये कंचा यहीं पे रह जाए और ये वाला जो कंचा कहां आगे बढ़ जाए, हो सकता है ऐसा, है ना, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी कंचा हम लोग ऐसा मारते हैं कि ये इसको टकराए भी और ये कंचा हमारे दूसरी जगह भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो मोमेंटम था वो मोमेंटम कभी क्या हो गया इसमें ट्रांसफर हो गया, 100% ट्रांसफर हो गया, तो ये बॉडी सिर्फ यहीं पे रह जाएगी और ये बॉडी मूव आगे कर जाएगी। लेकिन अगर मोमेंटम बटा तो मतलब क्या होगा कि ये भी कंचा टकराने के बाद से आगे चला जाएगा और ये भी जो बॉडी टकराई, कंचा टकराए वो आगे चला जाएगा। कंचा मतलब हम लोग गोली करते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि एक कीचड़ ले लो और दीवार पे मारो, ठीक, तो वो क्या हुआ कि दीवार भी चिपक जाएगा, बट वहां पे वो मूव नहीं कर रहा है। और अगर किसी ब्लॉक पे आपने क्या किया, एक पत्थर मारा यहाँ पे ना, तो पत्थर जब आपने मारा तो पत्थर क्या होगा इसी के अंदर घुस गया और फिर ये बॉडी भी आगे चली गई, तो इस तरह से मोमेंटम भी होगा। तो इसमें अलग अलग केस हो सकता है कि आपके अंदर जो भी मोमेंटम है इस कंचे का ना, इस कंचे का जो भी मोमेंटम रहा होगा, मान लो इसका मास m है, इसका कैपिटल M है, और पहला केस ये ले लेते हैं, दूसरा केस ये ले लेते हैं, तीसरा केस दोनों चिपक गए, है ना। तीसरा केस में क्या लिखते हैं, तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं दोनों चिपक गए, है ना। तो पहले केस में क्या है, आपके पास मास है m, वेलोसिटी इसकी v है। फिर इसमें क्या होगा, इस केस में कभी भी याद रखना m1 प्लस m2, m1v1 है ना, m1v1 प्लस m2v2 ऐसे रखो, m1v1 इक्वल टू m2v2 के बराबर होगा। मतलब इसका मोमेंटम कभी भी कंजर्व रहेगा। इसका जो मोमेंटम है, ये कंचा लगने के बाद से फिर ये आगे बढ़ जा रही है ना, ये कंचा यहीं पे रहेगी, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसने अपनी वेलोसिटी किसमें दे दी, कैपिटल M में, ये बॉडी कहां चलेगी, आगे चलेगी, मोमेंटम आगे बढ़ेगा ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि m1v1 जो होता है किसी भी बॉडी का, वो टकराने के बाद से दूसरे में बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि आप एकदम पतले दुबले आदमी है ना, और एक बड़ा सा आपके क्लासमेट है, मोटा सा भारी सा, और आते हुए आपको धक्का दे देता है, तो आप कहां चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे ना। मतलब वो उसका मोमेंटम आप में है और आप उसके टकराने की वजह से दूर चले जाओगे। तो आपके अंदर जो वेलोसिटी आई ना, वो आपके दोस्त के टकराने से आई, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है कि m1v1 m2v2 हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, जब वो चिपक जाएगा तो चिपक जाएगा, तो थर्ड केस में आप क्या लिखोगे, ये दोनों ही केस के लिए लागू हो जाएगा, 1 के लिए भी एंड 2 के लिए भी। जब वो चिपकेगा तो क्या हो जाएगा कि m1v1 का जो m1 प्लस v2 का m2v2 का जो था, टकराने के बाद से दोनों में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम होगी। तो आप क्या कर दोगे, इसका वेलोसिटी कॉमन कर दो और इसका मास स्मॉल m कैपिटल M का मास सेम रखना, यहाँ पे m2 लिख दे रहा हूं, तो m1 प्लस m2 रख दोगे आप, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैंने काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं बताया भाई, काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन इसमें भी समझ लो आप, अभी तो मैं सिर्फ मोमेंटम बता रहा था। यहां पे देख लो, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। और ये तो चीज आप खुद से भी बता सकते हो ना कि यहाँ पे mv है, इसमें से m और v निकाल लेते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं हाफ p v लिख सकते हैं, बहुत सिंपल बात है। तो सर आप बोलोगे कि सर जी इस चीज को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये चीज मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, इस चीज को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू p/m। तो मैं बोलूं बिल्कुल लिख सकते हो, एकदम आपकी खुशी, जिसमें आपकी खुशी हो वैसा कर देंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ यहाँ पे p इंटू p/m, तो आपके पास फॉर्मूला क्या जाएगा, हाफ p²/m। तो एग्जामिनर की मन की मर्जी, ठीक है, वो क्या है, वही अपने मन का राजा है। उसको कभी भी मन करेगा तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे सकता है, इस पे दे सकता है, इस पे दे सकता है। तो आपको पता है फॉर्मूला रटने नहीं है,
ये कहां से डेराइव हुआ, कैसे आया, ये चीज समझनी है। तो आपका मेन फॉर्मूला ये था, मोमेंटम आपको ये पता था, आपने तोड़ मड़ोड़ के जैसे तैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो एग्जामिनर की मन की मर्जी कैसे भी क्वेश्चन रिलेट करके दे सकते हैं। ये चीजें अभी हम लोग खत्म कर देते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस। देखो अभी मैं जस्ट वीडियो के एंड में आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में आपको देना है आंसर, ठीक। बाकी उन क्वेश्चंस का आंसर फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और जो हम लोग ने लास्ट टाइम में जो क्वेश्चंस किए, लास्ट टाइम में जो हम लोग ने क्वेश्चंस किए उसको अभी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए पर्सन इन लिफ्टिंग ए लोड ऑफ 20 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड प्लेसिंग इट ऑन ए 1 मीटर हाइट, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आप बनाना ना फिजिक्स में, तो उसका डायग्राम आप पहले खुद अपने दिमाग में अपने कॉपी में बना लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, अब मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूं आपको कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक आदमी 20 kg का सामान, ये हमारा आदमी है ना, ठीक, इसने 20 kg का सामान लिया हुआ है। इसने कितने केजी का सामान लिया, इसने लिया 20 kg का सामान। तो 20 kg का सामान उठा रहा है क्या ऊपर, कितना मीटर हाइट पे, 1 मीटर के हाइट पे ये ले जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इसने वर्क डन कितना किया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स, बहुत बढ़िया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे एफ कॉस थीटा मत लगा लेना, ठीक, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आप ये फोर्स कितना अप्लाई करेगा, लगभग mg लग रहा होगा ना इस पे फोर्स नीचे, तो उतना तो ऊपर फोर्स लगाया जाएगा ना mg के लिए। तो मास कितना है 20 इंटू जी कितना है हमारे पास, जी ले लेना आप, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, गिवन नहीं था तो 9.8 ले लो, है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 196 ही आएगा, हाँ 196 आएगा। यही आपका वर्क डन हुआ 196 जूल, ठीक है। तो ये चीज आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg का बॉडी है स्लाइडिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मूविंग द बॉडी थ्रू 1 मीटर। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके पास है तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, तो कोशिश करना कि क्वेश्चंस अपने कॉपी पे लिखा हुआ, ठीक है। 30 डिग्री का एक इंक्लाइनेशन है, इस पे आपने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को आप क्या करोगे ऊपर ले जाओगे, तो धक्का तो ऊपर लग रहा है फोर्स, तो आपको एंगल फोर्स का क्या करना है, आपको ये एंगल निकालना है कि आपके पास एंगल कितना है ना, ये आपके पास एंगल कितना है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपके पास आप क्या करोगे कि एक ट्राइंगल ले लो, ठीक, एक छोटा सा ट्राइंगल ले लो। ये ट्राइंगल आपने ले लिया, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा कितना 30 और 90, 180 का होता है पूरा, तो 180 माइनस क्या कर दोगे, 180 माइनस 120 कर दोगे, आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपको कितना आ गया थीटा 60 डिग्री, ये थीटा 60 डिग्री, तो ये वर्टेक्स है, तो यहाँ पे इस तरह से ना भाई, अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी मेरा 60 डिग्री होगा, तो यही चीज मेरी 60 डिग्री आ गई। अब मेरा फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, कॉस थीटा है, कॉस 60 डिग्री लगा देना। वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसमें 1 मीटर के इंटू 1 कर देना, 1 मीटर डायरेक्टली। एफ कितना है मेरा, mg मेरा लग जाएगा 2 kg का ना, 2 इंटू 9.8, 9.8 कैसे लिख रहा हूं मैं, एफ को हम कैसे लिखते हैं, mg लिखेंगे ना भाई, मैं लिख देता हूं पूरा mg इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री, ठीक। 60 कहां से, ये वाला, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, इंटू 1 लिखिए। m का वैल्यू क्या है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, m का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया है 2 दिया है, 9.8, 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2 आता है। अब क्या है कि इंटू 1 कर दो, पूरा वैल्यू आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव क्यों आएगा वो मैं बताता हूँ, माइनस 9.8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 9.8 आया, माइनस क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, डी एक्सलेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इससे जो
जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और ये ऊपर जाएगा, तो इसलिए क्या जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, ये जो जी है नीचे लग रही है, ये हमारे, इसलिए हमारे क्या है, नेगेटिव वर्क डन होगा। इसको हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन डज ए वर्क 12 जूल, है ना, on a body when a body is displaced through 2 meter, at what angle to the displacement does the force act, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि एक बॉडी है ना जिसमें 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसमें 12 न्यूटन क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसमें वर्क डन कितना है, आपके पास W का वैल्यू दे दिया है 12 जूल और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है 2 मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू हम लोग सिंपली लिख देते हैं F इक्वल टू M डॉट S, यहाँ पे F12 इसकी वैल्यू, F की वैल्यू 12, यहाँ पे थीटा ले लो भाई, F cos थीटा में, यहाँ पे एंगल पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा, कि इस पे अगर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वर्क कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसी एंगल कितना होगा ये बताइए आप इसको। तो F की वैल्यू कितनी दी है इसको, F की दे दी है 12 न्यूटन, फोर्स भी 12 न्यूटन है। कॉस थीटा आपको पता करना है, इनटू आप क्या करोगे 2 हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप इधर भेजोगे तो 12/2 है ना, कॉस थीटा 6 बार में कर देगा और यहाँ पे आप 12 रखो। आप बोलोगे कि डायरेक्टली एक ही बार में सर सॉल्व कर दीजिए, सब बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, इसलिए कॉस एक एक करके कर लेते हैं। कॉस थीटा भी इधर कर दिया हम लोगों ने की तरफ और 6/12 कर दिया, 12 इधर ले गया तो 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है। स्क्रीन पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, उसको याद रख लो। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 बोलेंगे मतलब थीटा 1/2 बोलेंगे मतलब होता है 60 डिग्री। कॉस थीटा ना, कॉस थीटा 1/2 होगा, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, एक बॉडी है किसी वॉल पे रखी गई है ना, ये वॉल है हमारा, इस वॉल पे आपने क्या कर दिया, ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है, ये दीवार होगी हमारी, इस पे आपने एक ब्लॉक रख दिया ना, इस पे आपने एक ब्लॉक रख दिया। इस ब्लॉक का मास कितना है, इस ब्लॉक का मास है 450 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको एक बुलेट से, एक तेज फायर की गई बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट किसने चलाई है, रजनीकांत ने। ठीक है, बुलेट वगैरह का काम रजनीकांत का है ना। तो बुलेट ने ये क्या कहा है, बुलेट ने रजनीकांत चलाया है रजनीकांत ने बुलेट चलाया। ठीक है, इस बुलेट का मास कितना है 100 ग्राम, कितना दिया है, सॉरी 50 ग्राम दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 50 ग्राम इसका मास दिया गया है। इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, वेलोसिटी इसकी दी गई है आपको 100 मीटर पर सेकंड। देखो ऐसे ही आपको डायग्राम में क्वेश्चन को बनाना है, समझना है, तब जाके आपको क्लियर होगा। ये नहीं क्वेश्चन पढ़े फिर इक्वेशन लिख के बनाना शुरू करते, ये पूरा डायग्राम बनाओ किसी भी क्वेश्चन का। और ये हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट दी गई है 9.6 है, 9.6 आपको हाइट दी गई है। और कुछ तो मिसिंग नहीं है ना, इसमें और कुछ मिसिंग नहीं है ना। अब आपको बोल रहा है कि अगर ये बुलेट इसमें टकराएगी और टकरा के इसमें चिपक गई है, टकरा के क्या की इसमें चिपक गई, तो ये बुलेट के साथ साथ ये ब्लॉक भी उड़ते हुए, ये ब्लॉक भी हमारा उड़ते हुए कहां चला जा रहा है, ब्लॉक भी हमारा उड़ते हुए कहीं यहां जाके गिर रहा है ना। तो यहां पे जब ये ब्लॉक गिरा विद बुलेट, है ना, ये ब्लॉक यहां गिरा विद बुलेट, तो इसका रेंज क्या होगा, ये जो रेंज है ये क्या होगा। तो सर रेंज का फॉर्मूला कैसे आएगा, वो सब हम लोगों ने मोशन में भाई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कमेंट दे दो कि भाई वीडियो बना दीजिए, वो भी आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। ठीक है,
तो ये चीज हम लोग पढ़े हुए, फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हो। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करके इसको दिमाग फिर से लगाओ, आपने बनाया है फिर से बनाओ, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसका मास क्या है 50 ग्राम, यहाँ पे ब्लॉक, तो ये बॉल क्या है, कंचा वाला गेम हो गया ना, मतलब ऐसे गोली वाला, कि ये इससे टकराई फिर चिपक गई फिर इधर से लगी, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसका जो एमवी है ना, इन दोनों का जो एमवी है वो क्या होगा, लगभग लगभग सेम होगा। तो शुरू में ये ब्लॉक रेस्ट पे थी, तो हम लोग ये लिख देते हैं मोमेंटम का क्या होगा, M1 बुलेट का है और M2 हमारा ये ब्लॉक है। तो M1v1 प्लस M2v2 क्या होगा, बराबर होगा किसके, इनको चिपकने के बाद से। तो इनके चिपकने के बाद से दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहे थे ना यहाँ पे, तो v कॉमन ले लूंगा और M1 प्लस M2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे M2 क्या है मेरा, पूरा जीरो है ना, सॉरी M2 तो जीरो नहीं है, 450 ग्राम है। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, पहले वेलोसिटी इसकी जीरो थी ना, रुकी हुई थी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो M1 कितना होगा 50 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी इंटू 100, और वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 50, 450, और ये इस गोली का मास 50 ग्राम। तो 450 ग्राम और 50 ग्राम 500 ग्राम हो जाएगा, फिर उसे जीरो कैंसिल, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ये गई, तो वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये रेंज कितना क्या है, तो रेंज के लिए आपको एक फॉर्मूला होगा, आपको याद रखना है इसको, है ना, कि कैसे फॉर्मूला आया था वो तो हम लोगों ने पढ़ा है, बट फिर से आपको याद रखना है, 2h बाई जी अंडर रूट v इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, आपको याद रखना है। वेलोसिटी हमारा 10 है, अंडर रूट में आपके पास वैल्यू क्या है 2 इंटू कितना, ये यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू h कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 19.6 है ना, यहाँ पे 19.6 है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे 19.6 है ये, 19.6 बटे में कितना 9.8 ले लो, ठीक। और अब इसको सॉल्व करो, तो जो ये वैल्यू अब देख दी गई है, ठीक है, इसके पास जो वैल्यू आएगी आपके पास सॉल्व करके वही आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे 20 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो देखो तो थैंक्स, और ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना उसको बना लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किस सब्जेक्ट्स में किस टॉपिक्स में आपको डाउट है और क्या क्या आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट प्लीज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।